नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सपनों की उड़ान योजना का शुभारंभ किया। बुलेटिन में आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक फेसबुक पोस्ट में देशवासियों से अपील की है कि वो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करें। आज ये भी जानेंगे कि भारत और भूटान ने संयुक्त उद्यम के आधार पर एक पनबिजली परियोजना के संयुक्त उपक्रम की घोषणा की है। साथ ही दुनिया में जहां कोरोना के मामले 1 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं, वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या कुछ कवायदें की जा रही हैं, ये हम राज्यवार ढंग से आपको बताएंगे। और दुनिया में क्या स्थिति है कोविड-19 की, इस पर भी नजर डालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के करीब पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक हो रहे मरीजों और सक्रिय मरीजों के बीच 1,10,000 से ज्यादा का अंतर हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5,48,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक हो रहे मरीजों और सक्रिय मरीजों के बीच 1,11,602 का अंतर है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 3,21,722 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,10,120 सक्रिय केसेस हैं। रिकवरी रेट 58.67% पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की दर 3% पर आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक रविवार को 1,70,560 नमूनों का परीक्षण किया गया। वहीं 28 जून तक कुल 83,98,362 सैंपलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। कोरोना वायरस से देश में कुछ राज्य बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस संकट को लेकर क्या है राज्यों का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इन तीनों राज्यों में कोरोना से अब तक 3,29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो देश के कुल मामलों के लिहाज से कुल आबादी का 60.18% है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 5,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 7,429 हो गई है। दिल्ली संक्रमण और मौत के लगातार बढ़ते आंकड़ों के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में 2,889 नए मामले सामने आने पर संक्रमितों का कुल आंकड़ा 83,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 2,623 हो गई है। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के मामले में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, जहां कुल संक्रमितों की संख्या अब 82,000 के पार पहुंच गई है। अब तक तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 1,079 लोगों की मौत हुई है। अब बात उन राज्यों की करते हैं जहां पिछले एक हफ्ते में तेजी से मामले बढ़े हैं। इनमें सबसे पहले तेलंगाना है, जहां 85% मामले बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना मामलों में 47% की तेजी दर्ज की गई है। कर्नाटक में 44%, जबकि दिल्ली में 39%, तो तमिलनाडु में 38% मामले बढ़े हैं। अब बात उन राज्यों की करते हैं जहां रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। इस सूची में सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है, जहां रिकवरी रेट 79% है। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 76% है, तो गुजरात का रिकवरी रेट 72% के पार पहुंच चुका है। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें कई फैसलों को बदलाव के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें 5 जुलाई 2020 से अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय दूसरे और चौथे शनिवार के साथ 10 जुलाई से सभी शनिवार को बंद रहेंगे। 29 जून से कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
वहीं नवी मुंबई महानगर पालिका ने आदेश दिया है कि रोगियों की संख्या बढ़ने की वजह से 29 जून से 5 जुलाई तक पूरे शहर में लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ILBS अस्पताल में प्लाज्मा बैंक बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि बैंक 2 दिन में शुरू हो जाएगा। राजधानी में बीते 1 सप्ताह में टेस्टिंग बढ़ने से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना से मरने वालों की दर और पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। साथ ही रिकवरी रेट में भी तेजी आई है और कोरोना के 2889 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 83,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ANI के साथ साक्षात्कार में कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की कोई स्थिति नहीं है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी दर में तेजी आई है और ये 62% तक पहुंच गई है। संक्रमण से होने वाली मौतों की दर कम होकर 3.1% रह गई है और राजधानी में एक दिन में 20,000 टेस्ट किए गए और टेस्टिंग बढ़ने से पॉजिटिविटी रेट घटकर 14.38 पर आ गया है। केंद्र सरकार भी दिल्ली के हालात पर नज़र बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण की कोई स्थिति नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। भारत सरकार काफ़ी कुछ मदद भी कर सकती है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है। और अस्पताल बहुत सारे MCD के हैं, नीचे के कर्मचारियों की संख्या भी MCD की ज़्यादा है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में MCD के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाने जा रही है, जिससे कोरोना के मरीजों के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। उनका कहना है कि इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है, लेकिन इसका डोनर खोज पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में ये बैंक प्लाज्मा के ज़रूरतमंदों की मदद करेगा। प्लाज्मा केवल वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना ग्रस्त हुए और अब ठीक हो गए हैं। प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए। जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन को रीडिज़ाइन करने से इनकी संख्या 280 से बढ़कर 417 हो गई है। कुछ जिलों में मौजूदा कंटेनमेंट जोन को रीडिज़ाइन करने का काम चल रहा है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में 30,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। रेलवे कोच में 8,000 बेड बन चुके हैं। DRDO विशेष अस्पताल बना रहा है, जिसमें 250 ICU बेड वेंटिलेटर के साथ होंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के कैंपस में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 10,000 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से अपील की है कि वो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करें। उपराष्ट्रपति ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार उपाय कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी से आवश्यक सावधानी बरतने और दिशा निर्देशों का पालन करके सरकार का सहयोग करने को कहा है।
इस अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के खिलाफ लोगों से सामूहिक रूप से लड़ने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश की ताकत आध्यात्मिकता में हमारा भरोसा और विज्ञान में विश्वास है। महामारी से पैदा हुई अनिश्चितता का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों को चिंता न करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने कुछ सरल उपाय सुझाए, जैसे फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन और लगातार हाथों को धोते रहना, क्योंकि सुरक्षित रहने के यही ज्ञात उपाय हैं। इन कदमों के साथ साथ उन्होंने पारंपरिक खाद्य पदार्थ खाने, जड़ी बूटी और औषधीय पौधों की तैयारी का सुझाव दिया, जो व्यापक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। योग और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग, प्राणायाम और नियमित शारीरिक व्यायाम जो घर पर किए जा सकते हैं, वायरस से बचाए रखने में हमारे शरीर को काफी मजबूत बना सकते हैं। सनसनीखेज समाचारों या घबराहट पैदा करने वाले सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर लोगों को सतर्क करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें सच्चाई को स्वीकार करने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करके एक नजरिया विकसित करने को कहा। उन्होंने लोगों से निराधार, अपुष्ट और घबराहट पैदा करने वाले संदेशों को फॉरवर्ड करने से बचने की सलाह दी। बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात को बेहद सकारात्मक तरीके से लिया कि बड़ी संख्या में वायरस से संक्रमित लोग ठीक हो रहे हैं और प्रभावित आबादी के एक छोटे हिस्से को ही अस्पताल की जरूरत पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोरोना को हराना है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये बात कही। कोरोना संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है और अब हम अनलॉक के दौर में हैं, लेकिन कोरोना महामारी की चुनौती अभी भी बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता अनलॉक के दौरान बरतने की जरूरत है। साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और उसे ताकत दिया जाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बीते दिनों कई अहम कदम उठाए हैं। अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी, बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। स्थानीय चीजों को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री ने पारंपरिक खेलों की विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने युवाओं को इसे अपनाने और इससे जुड़े स्टार्टअप शुरू करने का भी सुझाव दिया। मन की बात 2.0 की ये 13वीं कड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरे देश के सामने हर दिन नई चुनौतियां हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो विपदा के इस समय में मानवता और पुरुषार्थ की नई मिसाल बनकर सामने आए हैं। कर्नाटक के 85 साल की उम्र के किसान कामेगौड़ा ने ऐसी ही एक नज़ीर पेश की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस बुजुर्ग किसान का जिक्र करते हुए इनके बुलंद हौसले को सलाम किया। कर्नाटक के मंडावली में रहने वाले 85 साल के कामेगौड़ा एक साधारण से किसान हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बेहद असाधारण है। कामेगौड़ा ने अपने इलाके में पानी की कमी की समस्या को कम करने के लिए जल संरक्षण करने का इरादा किया, जिसके बाद अपनी उम्र की परवाह किए बगैर इस बुजुर्ग किसान ने अपने गांव में नए तालाब खोदने का बीड़ा खुद ही उठा लिया। अब तक कामेगौड़ा अपनी मेहनत से 16 तालाब खोद चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कामेगौड़ा के जज्बे को सलाम करते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति और पर्यावरण को बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि जो तालाब कामेगौड़ा ने बनाए हैं वो बहुत बड़े ना हों, लेकिन उनका प्रयास बहुत बड़ा है, जिससे पूरे इलाके को एक नया जीवन मिला है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा के पानी का बड़े पैमाने पर संचय करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक बीमारी से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। और चिंता की बात यह है कि अमेरिका, जहां मरीजों की संख्या में यहां कमी देखी जा रही थी, वहीं अचानक एक बार फिर तेजी से अमेरिका में मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 25 जून से कोविड-19 के मामलों में हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 27 जून को कोविड-19 के 43,703 नए मामले दर्ज किए गए। इस तरह देश में कोविड-19 से अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,25,484 लोग इससे जान गंवा चुके हैं। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए देश में कई जगह जुलूसों और प्रदर्शनों को टाल दिया गया है। दूसरी तरफ ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 57,600 के पार पहुंच गई है। रविवार को यहां 30,400 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड किए गए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13,47,000 से ज्यादा है। रूस में भी स्थिति गंभीर है। यहां कोरोना के अब तक 6,33,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 9,000 से ज्यादा लोगों की इस रोग की वजह से मौत हुई है। ब्रिटेन में संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में है, फिर भी 28 जून को देश में 901 नए मामले सामने आए और 36 लोगों ने कोविड-19 से दम तोड़ा। इस तरह ब्रिटेन में अब तक 3,12,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और करीब 43,600 से ज्यादा लोग कोविड-19 के चलते जान गंवा चुके हैं। पेरू और चिली जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,70,000 से ज्यादा हो गई है। पेरू में करीब 9,700 और चिली में 5,500 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुख करते हैं अहम खबर का। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष के आरोपों का केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय चुनौतियों भरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अप्रैल और मई के महीनों में पेट्रोल डीजल की मांग 70 से 80% तक नीचे चली गई थी, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। लेकिन अब हम अनलॉक के दौर में हैं, लिहाजा मांग दोबारा बढ़ने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि संकट के इस दौर में सरकार ने पिछले दिनों गरीबों को आर्थिक मदद देते हुए उनके खातों में रकम भी डाली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई।
गरीबों को अन्न दिया, गरीबों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, किसानों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, 3 महीने में मुफ्त में फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया, ईपीएफ में पैसा भरा श्रमिकों की खाते में, कोई तिजोरी नहीं भरा। मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। अगर मैं आपको तथ्य दूं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, पिछले 3 महीने में, आपने 3 महीने की बात कही, पिछले 3 महीने में भारत में 42 करोड़ लोगों को, मेरे पास जो तथ्य 20 जून तक है, उसमें 65,454 करोड़ रुपया गरीबों की खाते में पहुंची है, बिना बिचौलियों की बैंक खाते में सीधा सीधा पहुंची है। 42 करोड़ लोगों के पास 65,454 करोड़ डीबीटी हुई है। आपकी तो संस्कार डीबीटी दूसरे जगह पे कराना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सपनों की उड़ान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के लिए ऑनलाइन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। 10,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय मदद प्रदान करेगी ताकि वो अपना कारोबार बढ़ा सकें। योजना से करीब 3 लाख सूक्ष्म इकाइयों को लाभ मिलेगा और 9 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि देश में 25 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं। इनमें ज्यादातर इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक उद्यम के रूप में चल रही हैं, जिनमें परिवार के सदस्य मिलकर चटनी, अचार, पापड़, बरी जैसी चीजें बनाकर बेचते हैं। योजना के तहत इन इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें लोकल ब्रांड के साथ ग्लोबल बनाने में मदद की जाएगी। कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण समाज का हर तबका प्रभावित हुआ है। खासतौर पर गरीब वर्ग और आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा बिगड़ी है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने अहम पहल की है। मंत्रालय ने आदिवासी समाज से जुड़े लोगों के उत्पादों को ऑनलाइन बाजार मुहैया कराया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM पर आदिवासी उत्पादों को जारी करते हुए कहा कि सरकार आदिवासी समाज की आय बढ़ाने और उनके जीवन को नई रफ्तार देने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। अर्जुन मुंडा ने वोकल फॉर लोकल वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने आदिवासी समाज के सामने चुनौती पैदा कर दी है। ऐसे में आदिवासी लोगों का हुनर उनके लिए मुसीबत कम करे, इसको लेकर इन मेहनती लोगों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद आदिवासियों की आय को बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। आदिवासी समाज के उत्पादों की बिक्री अब सरकारी क्षेत्र में भी हो सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आदिवासी समाज की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना, आदिवासी उत्पादों को ऑनलाइन करना, खरीद बिक्री में बिचौलियों को खत्म करना और उनको सरकार की तरफ से प्रशिक्षण देना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी और चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत और भूटान ने संयुक्त उद्यम के आधार पर एक पनबिजली परियोजना के संयुक्त उपक्रम की घोषणा की है। आज इस परियोजना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये परियोजना दोनों देशों के बीच संबंधों की निकटता और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी रखने का प्रतीक है। भारत और भूटान मिलकर भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे। सोमवार को परियोजना से जुड़े करार पर दस्तखत के साथ ही इसके निर्माण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए रास्ता साफ हो गया। समझौते के लिए आयोजित हस्ताक्षर समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। वहीं भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने भी कार्यक्रम में डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भूटान में निर्माण गतिविधियां शुरू होने से आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। This is yet another milestone in our diverse and multifaceted bilateral cooperation. It has come at a time when our two countries are fighting the COVID-19 pandemic.
I'm sure that the commencement of the construction activities of this project will help to create economic and employment opportunities in Bhutan at this critical time. Excellencies, our two countries are together in fighting this global pandemic. The Government of India has provided support, as it should, to Bhutan in terms of medical equipment, kits and medicines as part of RGOB's requirements. Besides continuing with our development partnership, we have also ensured uninterrupted supply of essential and other goods to Bhutan despite the lockdown. कार्यक्रम में भारत और भूटान के राजदूत भी मौजूद रहे। 600 मेगावाट की ये पनबिजली परियोजना पूर्वी भूटान के त्राशी यांगसे जिले में कोलांगचू नदी के निचले हिस्से में शुरू होगी। इसके तहत 150 मेगावाट के 4 भूमिगत टरबाइन वाला बिजली घर स्थापित किया जाएगा और 95 मीटर की ऊंचाई वाले बांध से यहां पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना के 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच संयुक्त उपक्रम की कंपनी कोलांगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा यह परियोजना संचालित की जाएगी। भारत भूटान द्विपक्षीय सहयोग के मामले में जल विद्युत क्षेत्र प्रमुख है। इससे पहले अगस्त 2019 में भी दोनों देशों ने 720 मेगावाट के मंगदेछू पनबिजली परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। भूटान में द्विपक्षीय सहयोग से अब पनबिजली परियोजनाएं भी जारी हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। विधान परिषद की खाली 9 सीटों के लिए नामांकन भरने वाले सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हालांकि आज नामांकन वापस लेने का दिन था, लेकिन किसी के नाम वापस ना लेने के बाद 9 सीटों पर 9 उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया। प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हाल की रिपोर्टिंग को लेकर सख्त आपत्ति और नाराजगी जताया है। प्रसार भारती ने कहा है कि पीटीआई ने खुद को उन मूल्यों के विपरीत संचालित किया जिन्हें सार्वजनिक प्रसारण को बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है। लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का कहना है कि पीटीआई ने हाल में ही कुछ ऐसी खबरें प्रमुखता से साझा किया है जो राष्ट्रीय हित में कदापि नहीं कही जा सकती। प्रसार भारती के मुताबिक पीटीआई को उसकी कुछ संपादकीय खामियों को लेकर पहले भी सचेत किया गया था। ये वो खामियां थीं जिनकी वजह से सार्वजनिक हितों से जुड़े समाचार गलत तरीके से प्रसारित हो रहे थे। इन चेतावनियों के बावजूद पीटीआई की रिपोर्टिंग के रवैये में सुधार नहीं हुआ। इसी की वजह से प्रसार भारती पीटीआई की सेवाओं की आवश्यकता संबंधी समीक्षा कर रहा है। मॉनसून की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और इससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। असम में 9,25,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ की वजह से बेघर हुए हैं और अलग अलग हादसों में 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बिहार और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में अगले 2 दिन के दौरान भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। असम के 23 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं और अब तक 9,25,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा से हालात की जानकारी लेने के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी तट पर अगले 5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इससे कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर सावधानी आप जरूर बरतें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।